दिन भर के प्रायोजक हैं मर्तिया ज्वेल्स, संगम साड़ी सेंटर, परदेसी फैमिली बाजार, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम। सिटी वन चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाएंगे और सिर्फ महानगर ही नहीं पूरे गोरखपुर जिले का हाल बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह हेडलाइंस। जिले की कानून व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक, प्रशासनिक और पुलिस महकमे के आला अधिकारी रहे मौजूद। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई राजस्व परिषद की बैठक, आला अधिकारी रहे मौजूद। परिवहन विभाग की ओर से किया गया निःशुल्क नेत्र परीक्षण, स्कूली बसों के ड्राइवरों की चेक की गई आंखें। जिलाधिकारी ने सिटी वन के माध्यम से विकास कार्यों की प्रगति के बारे में दी जानकारी, कहा जिले में है विकास की असीम संभावनाएं। बरमपुर ब्लॉक में 75 साल के एक व्यक्ति ने जलाया शिक्षा का अलख, सैकड़ों बच्चों को हर साल करते हैं बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार। गुरुकुल व्यवस्था के तहत निःशुल्क होती है पढ़ाई। सिटी वन विशेष। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया धरना प्रदर्शन, कहा कर्ज के बोझ तले दब रहा है देश। पुरानी पेंशन बहाली की मांग ने पकड़ा जोर, पीडब्ल्यूडी के कार्यालय के बाहर कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, कहा जल्दी से संज्ञान ले सरकार। और खूब खेलो खूब पढ़ो मिशन के तहत आयोजित की गई खेल प्रतियोगिताएं, निखारा जा रहा है खिलाड़ियों का हुनर। जिले की कानून व्यवस्था के बारे में एक बैठक का आयोजन जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया गया। इस बैठक में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन सहित एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता सहित पुलिस और प्रशासनिक महकमे के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी और एसएसपी ने जिले को अपराध मुक्त करने के लिए उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए और उनसे सुझाव भी मांगे। विटनेस टर्नओवर में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं सर, फिलहाल तो अभी जो हमारे सामने है वो कभी न्याय के साथ हमारे नहीं तैयार है, तो उनकी उस पर कॉस्ट इम्पोज होती है, तब जो है वो रेट पड़ती है। टर्नअप भी हो रहा है, गवाह भी आ रहे हैं सर। ये 6 से लेकर के और 11 तक जो है SC/ST कोड, जो कोड नंबर 2 है, उसके जज साहब 31 को सर रिटायर हो गए, तो इस वजह से वो ये 25 जो हम लोग जो हाई प्रोफाइल मामला है वो रिव्यू कराने के लिए शायद एक बार रिव्यू हो काइंडली कम्युनिकेट भी या कप्तान साहब से मैंने भी उसके साथ तो उनके के साथ इसी फॉर्म में रख लेते हैं उसको 25 मामले में मंथली रिव्यू आप सर जब ये 10-10 के टारगेट रखते हैं और हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लिया उनके साथ डायरेक्ट बात करने जिससे तो हुई हैं। सर मेरे यहाँ एक मुकदमा है, मैं वेंकटेश्वर कोतवाली थाने का है सर, और इसके पहले दिए हुए हैं सर कि कप्तान साहब ने एक क्रिस्टल बनाया था जी सर, तो उसमें सब कोर्टों से गया सर 10 मुकदमे कम से कम, कि जो फार्मर में है और 1-2-3 या लिखा डॉक्टर्स या आयुर्वेदिक बदले सर, तो उसमें थोड़ा सा प्रेशर हो जाएगा सर, उसमें थोड़ा सा आयुष लाना डॉक्टर लाना हम लोगों का काम है, आयुष डॉक्टर हम लाएंगे। मैं इंस्पेक्टर परामर्श का, उन्होंने बहुत बोलने कहा भी आता नहीं सर, किसी कहीं पता मैं जाऊंगा नहीं किसी कोर्ट में गवाही देंगे। उन्होंने बस ये कहा कि आप देख दीजिए कप्तान साहब वो सस्पेंड हो जाएगा। कौन है ये? हरगोविंद सिंह सर, नहीं सर, दीवान सर, और स्पेशली इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि मैं नहीं जाऊँ कोर्ट में, नहीं जाता, ऐसे कहा सर। कहाँ पे थे? सर 100 नंबर में है सर।
उन पे भी उनको ट्रेस आउट कर रहे हैं, तो कह रहे हैं हम नहीं है, वो नहीं है, जिसे PNO नंबर आता सकता तो वो खोजने में दिक्कतें आ रही हैं। अभी ये हाई कोर्ट में मेरी पेशी होते होते बची। हाँ, लास्ट वारंट आ गया था कि अब SSP साहब खुद ही आ जाओ, सब इंस्पेक्टर नहीं मिल रहा है, तो बड़ा मुश्किल से उसको ढूंढना पड़ा। जिले में राजस्व वसूली को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आकांक्षा राणा, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रथमेश कुमार, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुस्मिता कौर बोकरा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने अपने मातहतों से अब तक वसूले गए राजस्व के बारे में जानकारी ली और उन्हें इस संबंध में और सक्रिय होने के निर्देश भी दिए। मीटिंग में आना तो बैठना चाहिए था, तो फिर मीटिंग में आके क्या समय ले रहे हो? अनुमोदन के लिए कहाँ से? शासन से अनुमोदन। मुख्य विकास अधिकारी का, जिला पंचायत राज अधिकारी, इसमें तो आगे नगर आयुक्त को भी, जिला विद्यालय निरीक्षक। 13 में सर, 8 में सर कार्रवाई हो चुकी है। 8 में काउंटर लग गया सर 5 में तो सर हमने पैरवी की आवश्यकता है। सर हम फॉर्मल पार्टी हैं, तो सर वेबसाइट पर हमने अपलोड कर दिया, फॉर्मल पत्रकार हैं। अच्छा। और इसके बाद सर 2 में सर इंस्ट्रक्शन और काउंटर फाइल करना था, उसमें सर हमने फाइल कर दिया। और एक सर गबू बनाम उत्तर प्रदेश। रेट नंबर बता दीजिए, उसे ट्रेस कर लेंगे। रेट नंबर है 3808, प्यूरली रेवेन्यू में। और इसके बाद सर कॉपी नहीं मिल पाई है, तो बेच के मंगाना पड़ेगा सर। एक सर पुरानी रीट है हमारे यहाँ जो सर। परिवहन विभाग की ओर से 30वां सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत स्कूली बसों के ड्राइवरों का निःशुल्क नेत्र परीक्षण कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था जो ड्राइवर खास तौर पर स्कूल की बसें चलाते हैं उनकी आंखें पूरी तरह से स्वस्थ होनी चाहिए, क्योंकि उन पर बच्चों की पूरी जिम्मेदारी होती है। परिवहन विभाग की ओर से चलाए गए इस कार्यक्रम में भारी तादाद में ड्राइवरों ने आंखें चेक कराईं। यह कार्यक्रम विभाग के सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत आयोजित किया गया था। ठीक है जाइए। पीछे देखने तो थोड़ा हट जाओ। लेफ्ट साइड बना है, इस साइड बना है, उसके बगल वाला ऊपर बना है, उसके बगल बंद करें। ये तभी 10 का पूरी है ना, इसीलिए कराना हो जाए। कार्यक्रम के बारे में और अधिक जानकारी देते हुए हमारे सिटी वन संवाददाता से बातचीत करने के दौरान संभागीय परिवहन अधिकारी भीमसेन सिंह ने कहा कि इस परीक्षण से हम कई जिंदगियों को महफूज रख सकते हैं। ये नेत्र शिविर का आयोजन किया गया है, परीक्षण शिविर का आयोजन हमारे कार्यालय में किया गया है। आई सर्जन साहब आ गए हैं। तो इसका यह है कि जो बेसिकली इसका उद्देश्य है, जैसे जो कमर्शियल व्हीकल के चालक हैं और विशेष रूप से स्कूल बस के जो चालक हैं, उनका आई टेस्टिंग हो कि आई प्रॉपर कहते हैं ना, गुड विजन, गुड हेल्थ, गुड स्टेट ऑफ माइंड, ये ड्राइवर के लिए आवश्यक होता है। तो गुड विजन के उसमें डॉक्टर साहब उनका परीक्षण करेंगे। अगर उनका उसमें चश्मा बदलाने की ज़रूरत होगी, ग्लास बदलाने की ज़रूरत होगी, तो उसको रिकमेंड करेंगे। वही उद्देश्य है, उनका जो विजन है वो प्रॉपर हो। हमेशा चलता रहेगा कि नहीं? ये आज के लिए है, जो निर्धारित कार्यक्रम है हमारे 4 से 10, उसमें आज आई टेस्टिंग कैंप का है। गोरखपुर जिले में अब तक हुए विकास कार्यों के बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने इसके प्रगति के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि निरंतर योजनाएं सक्रिय हो रही हैं और आने वाले दिनों में प्रगति की अत्यंत असीम संभावनाएं दिखाई दे रही हैं।
समय में 40,000 करोड़ का योजना यदि हो चुका है, नहीं तो अभी तो निर्माणाधीन है इस पर। यहाँ जो खासतौर पे एक एक योजना में मैं आप बता दूँ कनेक्टिविटी के बारे में। अब गोरखपुर से जो कितने शहर है, आसपास शहर है, जो यहाँ वाराणसी लें, आजमगढ़ लें, यहाँ जो आपका महाराजगंज लें, कुशीनगर लें, सारे जो रोड एक्सपेंशन हो रही है, जो 2 लेन 4 लेन में हो रहे हैं, 4 लेन 6 लेन 8 लेन में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ से सीधे सीधे भारतमाला योजना में जोड़ने के लिए योजना भी तेज़ी से चल रही है इस समय में। उसके साथ साथ यहाँ से लिंक एक्सप्रेसवे, जो वैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहला जाता है, उसी के यहाँ से गोरखपुर से आजमगढ़ का करीब 90 किलोमीटर का एक्सप्रेस हाईवे, एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे वर्ल्ड क्लास में जो रूप से बनाने के लिए पूरा योजना हो गया है। उस पर हम लोग 70 गाँव से ज़मीन का अधिग्रहण का काम भी प्रारंभ कर दिए। और उसके अलावा जो यहाँ का रिंग रोड है, खासतौर पे जंगल कोड़िया से बाहर जो शहर के जाने के लिए, और जो हावड़ बंदा का रिंग रोड है, उसके अलावा जो इंटरनल कितने रोड्स है वो सबका चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण, ये सारे चीज़ हो रहा है। यानी कनेक्टिविटी के दिशा में अब देखेंगे गोरखपुर का जो भी शहर से यहाँ से जाना, नहीं तो किसी भी शहर से आना बहुत आसान हो गया। ये तो एक कनेक्टिविटी जो खासतौर पर रोड कनेक्टिविटी का है। दूसरा कनेक्टिविटी एयर कनेक्टिविटी का है। अब देखेंगे अब तो 4 फ्लाइट फिलहाल अभी चल रहा है। पहले तो मुश्किल से 1 फ्लाइट चलता था केवल एयर इंडिया। अब यह तो दिल्ली के लिए 3 फ्लाइट है, बेंगलुरु का फ्लाइट प्रारंभ हो गया, और मुंबई का और जो हैदराबाद का फ्लाइट तो अभी तो इसी 1 महीने के अंदर प्रारंभ होने वाली है। कलकत्ता और लखनऊ को भी शहर जोड़ने के लिए योजना प्रारंभ हो गया है। अभी उसका बुकिंग अभी 1 महीने के अंदर हो जाएगा। यानी जो गोरखपुर से और भी जो किसी भी कोने पे आपको भारत में जाना है तो फिर आपको बस घंटा वक्त का समय लगेगा। उसी टाइप की कनेक्टिविटी बढ़ गया। बाकी बड़े बड़े योजना में अब गिनेंगे तो यहाँ देखिए पूर्वांचल में सबसे बड़ा योजना एम्स है। एम्स तो करीबन 2000 करोड़ का जो है वो तकरीबन 8 महीने पहले से काम प्रारंभ हुआ। इतने तेज़ी से एम हुआ है। अब उम्मीद है इसी महीने उसको ओपीडी भी प्रारंभ होने वाली है। वो तो पूर्वांचल का एक तरफ जो मेडिकल हब के रूप से गोरखपुर उभर के आया है। केवल एम्स नहीं है, हम बीआरडी के अंदर भी देखेंगे 8 सुपर स्पेशलिटी यूनिट्स है, वो बन के तैयार है। वो भी इसी महीने से प्रारंभ हो जाएगा। जो किस चीज़ के लिए, बीमारी के लिए जनता लोग तरसते हैं, खासतौर पे जो उनका जो मान लीजिए हार्ट रिलेटेड बीमारी है, किडनी का है, कैंसर ट्रीटमेंट है, बड़े गंभीर बीमारी के लिए कहीं कहीं मरीज़ को एम्स जाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है, वो समस्या खत्म हो गया है। वो साथ साथ जो सरकार का एक बड़ा योजना है जो आयुष्मान भारत के अंदर, यहाँ गोरखपुर में 3 लाख परिवार को हम लोग आच्छादित किए हैं। उस पर आप 5 लाख तक का फ़ायदा जो भी परिवार किसी भी भारत में किसी भी कोने पे जा कर के इलाज कर सकते हैं उसका। मान लीजिए वो एम्स भी जाना है, नहीं तो यहाँ गोरखपुर आकर के जाना है, उसी टाइप का। इस पर अब तक हज़ारों संख्या में अब लोग लाभार्थी का हम लोग लाभान्वित भी करा चुके हैं। उसका संख्या तो बढ़ती जा रही है और करीबन 70 अस्पताल है यहाँ, प्राइवेट अस्पताल इस पर रुचि लेते हुए सेवा भी देना प्रारंभ कर दिए। ये एक स्वास्थ्य पॉइंट ऑफ व्यू में तो एक बड़ा अव्वल है, ये जो एक अच्छा काम हुआ है। उसके अलावा जो और अन्य फील्ड में भी देखेंगे, यहाँ देखेंगे रोज़गार पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोग यहाँ जो फर्टिलाइज़र फैक्ट्री बन रहा है तो करीबन 8 से 10,000 करोड़ का जो लागत में बन रहा है जापान टेक्नोलॉजी से। ये अभी तो जल्दी 1 साल के अंदर प्रारंभ होने वाली है। उसका गेल पाइपलाइन है, वो दूर से कनेक्ट होके वो पाइपलाइन का लाइन भी बिछ गया है, वो तैयार हो गया। साथ साथ अभी हाल ही में एक योजना है एलपीजी पाइप्ड जो कनेक्शन है, पाइप्ड डोमेस्टिक जो सिलेंडर बनाने के कनेक्शन है, वो भी करीब 3000 करोड़ में प्रारंभ हो गया है। उसका जो माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे उसी का उनका कार्यक्रमों द्वारा से हम लोग जो उसको योजना का प्रारंभ भी करेंगे। ये जो कनेक्टिविटी के बारे में, यानी जो खासतौर पे जो इंडस्ट्रियल बेल्ट में जो कितने बढ़ावा देना है उसी का है। और साथ साथ जो गीडा में आसपास जगह का लैंड बैंक भी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ इंडस्ट्रियल सम्मेलन इन्वेस्टर समिट में करीब 2000 करोड़ का निवेश गोरखपुर में हुआ है अब तक। उस पर तो तमाम फैक्ट्रियाँ अपने ज़मीन उसको सेलेक्ट करके वो अपने इंडस्ट्री का प्रारंभ भी करा चुके हैं यहाँ। और इसके अलावा 2 रोज़गार मेला हम लोग किए हैं। अब तक 20,000 लोगों का नौकरी हम लोग 1 साल के अंदर दिलवाया। उसके बाद अगले महीने भी एक रोज़गार मेला लगाने के लिए प्रस्तावित है। उसी दिशा पे हम लोग रोज़गार जो कितने लोग को भी ज़रूरत है उसी हिसाब से हम लोग का डेटाबेस भी मेंटेन है। 50,000 का जो इस समय का जो बेरोज़गार लोगों का सूची हमारा पास है, उससे 20,000 लोग का हम लोग नौकरी दे चुके हैं। बाकी 30,000 लोग के भी जल्दी से जल्दी नौकरी हम लोग दिला देंगे, उसी स्थिति पे है। और बाकी योजना में भी देखेंगे जो पेंशन धारक योजना है
यहाँ तो 3 तरह का पेंशन मिलता है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन। उस पर भी हम लोग कैंप के जरिए से अब तक जो हम लोग वृद्धा पेंशन है तकरीबन 40,000 लोग वृद्धा पेंशन ले रहे हैं। उसके अलावा विकलांग जन है, एक जन भी 18 साल के ऊपर जो विकलांग जन है उनका हम लोग छोड़ा नहीं है, उनको भी शामिल करते हुए प्रति महीने 500 रुपया के दर से हम लोग उनका पेंशन भी दिलाएं। उसके अलावा विधवा महिला है जो निराश्रित महिला है, उन्हीं लोगों को भी शामिल करते हुए किसी महिला को भी नहीं छोड़े। हम लोग समय समय पर कैंप भी लगाते रहते हैं। उसके अलावा सरकार का 2 महत्वपूर्ण योजना है। एक सौभाग्य योजना है। सौभाग्य योजना के अंदर निःशुल्क बिजली कनेक्शन देना था। हम लोग पूरे गोरखपुर का आच्छादित कर चुके हैं, एक भी मजरा अभी छूटा नहीं है। यहाँ जो जगह जगह पे हर लोग का हम लोग मुफ्त कनेक्शन दे चुके हैं। वैसे हम लोग का 1.5 लाख का टारगेट है, बट हम लोग 2 लाख के ऊपर अचीव करा चुके हैं। उसके अलावा जो कहाँ जो मजरा जो मान लीजिए छोटी छोटी कस्बा है वो भी छूटा हुआ है, उसको हम लोग फील्ड ऑफिसर के जरिए से सर्वे कराएं, ताकि तो इसी महीने तक यानी फरवरी तक कोई छूटा हुआ व्यक्ति यदि तो जाने में उनको भी शामिल करते हुए हम लोग ये पूरा योजना का आच्छादित करते हैं उसको। उसके अलावा ये उज्ज्वला योजना है, जानते हैं उस पर, उसी के अंदर जो फ्री सिलेंडर कनेक्शन LPG कनेक्शन तो मिलता है उनका परिवार का, उसी के अंदर हमें कैंप के जरिए से लगभग जो कितने पात्र लाभार्थी सबको कवर कर चुके हैं। और जो समय समय पे जो भी भिन्न योजना है राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, उसी के अंदर जो कितने लाभार्थी को हम लोग लाभान्वित करा सकते हैं उस हिसाब से हम लोग लाभान्वित करा चुके हैं। और बाकी जो अभी प्रगति पे है गोरखपुर, आप देखेंगे तो 6-7 महीने के बाद गोरखपुर, पहले का गोरखपुर अभी का गोरखपुर का बिल्कुल अलग नज़रिया में नजर आएगा। गोरखपुर के अति पिछड़े इलाके बरहमपुर में, जो कि शिक्षा के नजरिए से बहुत ही पिछड़ा हुआ है, वहां पर 75 साल के एक व्यक्ति ने ज्ञान का अलख जगाया है, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क। पूरी तरह से गुरुकुल परंपरा से पढ़ने वाले इन बच्चों ने पूरे भारत में अपना परचम लहराया है। पेश है हमारी विशेष रिपोर्ट। जहां एक और शिक्षा महंगे कोचिंग संस्थानों के मकड़जाल में फंसकर पूरी तरह से व्यवसाय बन चुकी है, वहीं पर गोरखपुर के ब्रह्मपुर ब्लॉक के एक 75 साल के इंसान ने शिक्षा का अलग ही अलख जगाया है। हम बात कर रहे हैं गोरखपुर के शिक्षा के क्षेत्र में अति पिछड़े हुए ब्लॉक बरहमपुर की, जहां पर प्रद्युम्न दुबे नाम के एक टीचर ने पुरानी गुरुकुल व्यवस्था को आज भी कायम रखते हुए बच्चों को बिल्कुल निःशुल्क ज्ञान दे रहे हैं। इनके यहाँ वो बच्चे पढ़ने आते हैं जो कोचिंग या ट्यूशन की महंगी फीस नहीं दे सकते, यानी इस गुरुकुल की दहलीज पर वो आते हैं जो हारे हुए हैं। प्रद्युम्न दुबे जो रिटायरमेंट के बाद कई नौकरियों के ऑफर को ठुकरा दिए और अपनाया ऐसे बच्चों को जिन्हें सचमुच उनकी ज़रूरत है। क्लास 9 से लेकर 12वीं तक की अंग्रेजी की पढ़ाई यहाँ बच्चे इन्हीं बेंचों पर बैठकर किया करते हैं, जो कि अपने आप में किसी मिसाल से कम नहीं, क्योंकि मोटी रकम देने वाले कोचिंग संस्थानों के लिए ये एक बुरी खबर है। गांव के बच्चों के लिए अंग्रेजी अब कोई हवा नहीं रहा, और ये सब कुछ हुआ है सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की दृढ़ इच्छा शक्ति के बदौलत। हमने बात की यहाँ पर गांव के बच्चों को एक तरीके से गोद लिए प्रद्युम्न दुबे से, तो हमें लगा कि वास्तव में अभी भी कहीं ना कहीं रोशनी की किरण बाकी है। हम यहाँ पर गोरखपुर के शिक्षा के दृष्टिकोण से अगर माना जाए तो बड़े ही पिछड़े इलाके में बरहमपुर में आए हैं, और यहाँ पर शिक्षा का अलख जगाया है एक टीचर ने। इनका नाम है प्रद्युम्न दुबे जी। कहा जाता है कि साथ लेकर चलोगे तो कारवां बन जाएगा, और तू किसी को जमी दे तो उसकी नज़रों में आसमां बन जाएगा। बहुत सारे लोगों के नज़रों में आसमां बन चुके हैं। हम बात करते हैं सर से। सर, आखिर वो क्या प्रेरणा रही कि आप रिटायरमेंट के बाद, कहते भी हैं आप हैं कि टायर्ड नहीं हुआ हूँ, भले रिटायर हुआ हूँ, और इन बच्चों को निःशुल्क आप पढ़ाते हैं, क्या आखिर प्रेरणा? मेरे मन में ये शुरू से लगता है कि शिक्षा का विकास अगर हो जाए तो व्यक्ति का विकास होता है, समाज का विकास होता है। मैकाले ने कहा था कि शिक्षा बिगाड़ दो देश बिगड़ जाएगा। तो मुझे लगता है शिक्षा बना दो तो वो लड़का ही अच्छा नहीं होगा, वो परिवार ही अच्छा नहीं होगा, देश अच्छा होगा। तो मेरे मन में लगा कि ये काम ही मुझे करना चाहिए। मैं शिक्षक था, और शिक्षक का काम रिटायर होने के बाद भी मैंने निरंतर प्रयास किया कि जो है बच्चों को पढ़ाया जाए, एक उनको ब्रॉड एजुकेशन के साथ डीप एजुकेशन दिया जाए,
वो सारी चीज़ें जो बच्चे आजकल कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वो मिसगाइडेड हैं आजकल सोशल मीडिया के युग में वो कहीं न कहीं विलासिता की तरफ जा रहे हैं। वो ज़्यादा ईयर रिंग लगा के कान में गाना सुनना चाहते हैं, उनके अंदर वर्क एक्टिविटीज़ नहीं पैदा हो रही। मैं इनसे निकाल करके सचेत करके इनको सचेत करता हूँ कि इसे निकल करके तुम अपने अंदर एक वर्क कल्चर पैदा करो। तुम्हारे अंदर जो है एक विज़न होना चाहिए, कुछ करने का विज़न। लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट की बात मैं कहता हूँ। जीवन कोई सपना नहीं है, जीवन एक सच्चाई है, हकीकत है। इसका एहसास करो। इसी दृष्टि से मैंने पढ़ाने का काम शुरू किया। निश्चित रूप से जैसा कि सर बता रहे थे कि यहाँ पर होलिस्टिक अप्रोच लेके पढ़ाया जाता है लड़कों को, और सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन ही नहीं, जब उनका इस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि उनके पूरे जीवन का सर्वांगीण विकास हो। हम अपने दर्शकों को बताते चले कि यहाँ पर कक्षा 9, 10, 11 और 12 के बच्चे पढ़ने आते हैं, पूरी तरह से निःशुल्क पढ़ने आते हैं। जो प्राचीन गुरुकुल की प्रणाली थी बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर काम होता है। बच्चे अपने हाथों से साफ़ सफाई करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, और ये सब कुछ होता है सर की निगरानी में, उनकी सरपरस्ती में। सर यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाते हैं। आप सोच सकते हैं इंग्लिश इस डिजिटल दौर में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जिसको इंग्लिश नहीं आता है वो समझिए अपने आप को निरक्षर समझे आज के इस 21वीं सदी में। सर ये बताइए, केवल इंग्लिश पढ़ाने का क्या उद्देश्य था आपका? जी, वो उसके पीछे उद्देश्य ये था कि गांव के बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके गार्जियन नहीं इतना अफोर्ड कर पा रहे हैं कि उतनी महंगी फ़ीस दे पाएँ। तो वो छोटी सी जो कमी, वो जो बच्चे अंग्रेज़ी जानना चाहते हैं, वो मैं पूरा करने का एक संकल्प लिया। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे बच्चे अंग्रेज़ी बोल तो नहीं पा रहे हैं। मेरे 4 साल की मेहनत में, 3 साल की मेहनत में, 2 साल की मेहनत में मैंने जो देखा, जो आउटपुट, लेकिन समझने लगे हैं। अगर कोई टीचर कोई चीज़ कह रहा है तो उसको समझ लेते हैं, कोई चीज़ कही जा रही तो उसको पढ़ लेते हैं। और मुझे लगता है कि अंग्रेज़ी जो गांव के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, ख़ासतौर से उन्हें भी अंग्रेज़ी की शिक्षा देकर आज के दौर में उनको भी शामिल कर लिया जाए, नहीं तो बहुत पीछे छूट जाएंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे। और उसमें मुझे सफलता भी मिली है। लड़के हमारे बहुत अच्छा रिस्पांस भी देते हैं। और एक चीज़ आपको बताऊं जो बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर किसी लड़के में ओबीडियंसी है, डिसिप्लिन है, मॉडेस्टी है, तो लर्निंग उसकी हमेशा अच्छी होगी। अगर यही नहीं है तो फिर लर्निंग नहीं हो सकती, किसी भी तरह की लर्निंग नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं पहले तो बेसिकली इनको तैयार करता हूँ डिसिप्लिन के मामले में, तैयार खुद भी मैं इनसे ज़्यादा, मैं कभी कभी कहता भी हूँ कि बताओ मैं रेगुलर हूँ कि तुम रेगुलर हो, तो ये कहते हैं कि नहीं आप ज़्यादा रेगुलर हैं। मैं ज़्यादा लिखता हूँ कि तुम ज़्यादा लिखते हो, मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ कि तुम, तो ये कहते हैं कि नहीं आप ज़्यादा मेहनत करते हैं। स्वयं इनके लिए एक मिसाल बन करके, क्योंकि कैंडी ज़्यादा जलेगा तभी रोशनी ज़्यादा होगी। हमने इन बच्चों से भी बात की जो इस साल बोर्ड की परीक्षा में बड़े ही आत्मविश्वास के साथ अंग्रेजी का पेपर देने जा रहे हैं। हमारे साथ ब्रह्मपुर में कुछ बच्चे खड़े हैं यहाँ पर, जो गुरुकुल में यहाँ पे आके पढ़ाई करते हैं। ज़रा उनसे बात करते हैं कि उनका क्या अनुभव रहा। आप ये बताइए कि कहाँ तक आपने पढ़ाई से क्या क्या सीखा यहाँ पे? हमने बहुत कुछ अपने गुरुजी से सीखा है। पहला कि ये हम लोग को ये बेसिकली ट्रेन करते हैं, जैसे बताते हैं कि हमें पहले से आज्ञाकारिता, डिसिप्लिन ये सब होना ज़रूरी है। अगर हम लोग के अंदर डिसिप्लिन, आज्ञाकारिता आ गई तो पढ़ाई हम आगे और अच्छी तरह से कर सकते हैं। निश्चित रूप से जैसे कि अभी सर ने बताया कि काफ़ी मॉडल पेपर भी आप लोग से कराए गए हैं, और आने वाले समय में बोर्ड में कितना सहज महसूस करेंगे आप इंग्लिश का पेपर देते समय? अरे बहुत महसूस करेंगे हम। सर पढ़ाएं इतना मेहनत से कि हम लोग इतना कुछ और ज़्यादा नहीं कुछ करना पड़ता है, बस मेहनत से ही हम लोग बहुत ज़्यादा कर सकते हैं उनके। आप बताइए बेटा, कितनी तरह से आप तैयार हैं? अभी बोर्ड की परीक्षा होनी है, इंग्लिश के पेपर से बच्चों के हाथ पांव फूल जाते हैं, आपकी क्या स्थिति है? हमें यही लग रहा है कि सर के मॉडल पेपर से शायद हम लोग को तैयारी घर पे ना करे तो भी शायद बेटर होगा हम लोग का पेपर। इंग्लिश कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। आसान लगता है? हाँ, सर के पढ़ाने से और आसान लगता है। ना ही हम लोग की तैयारी करनी पड़ती है, इनके हर एक मतलब साल भर पढ़ाने से हम लोग पेपर में अच्छे से करते हैं, सारा प्रश्न हल कर लेते हैं। और सारी विषय है जो हम लोग थोड़ा डरते भी हैं, लेकिन इंग्लिश में नहीं डरते हैं, अच्छी तैयारी होती है हम लोग की। आप बताइए बेटा, अब इंग्लिश कैसे हो गई है?
बहुत अच्छी और बहुत आसान, क्योंकि सर पढ़ाते ही ऐसा है कि इंग्लिश सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत आसान बन चुका है। मेरी इस साल मैं 12th की हूँ, मेरी विदाई है यहाँ से, और जो कुछ भी मैं लेके जा रही हूँ वो मैं शब्दों में नहीं कह सकती। सर मुझे बहुत याद आएंगे और ये प्रांगण की कोचिंग सेंटर सब कुछ मुझे बहुत याद आएगा। लेकिन इंग्लिश जो सब्जेक्ट की जहाँ तक बात है वो मेरा पूरा तैयार है सर की वजह से। मैं एक ऐसे स्कूल में पढ़ती हूँ जहाँ पे टीचर देखने भी नहीं आते हैं क्लास में, लेकिन इसकी वजह से मैं इन सर को बहुत महत्व देती हूँ। तो देखा आपने कितना दर्द भी झलक रहा था और ये सारी चीज़ें, प्यार मोहब्बत भी था अपने सर के प्रति। हमारे साथ एक बिटिया और है, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या सर के बारे में बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास शब्द इतना ज़्यादा है कि हम कह नहीं पाएंगे। लेकिन सर हम लोग इतना सारा मॉडल पेपर करवाए, हल किए कि हम लोग पेपर में जाते ही इतना आसान पेपर हो जाएगा कि हम लोग 3 घंटे का पेपर हम लगता है 1.5 घंटे में ही कर लेंगे, इतना आसान हो गया है पेपर। दरअसल बोर्ड के अंग्रेजी के पेपर का नाम सुनते ही गांव के बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। प्रद्युम्न दुबे के पढ़ाए हुए शिष्य पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अपना परचम लहरा रहे हैं। एक छोटे से गांव में जहां पर शिक्षा की अगर गुणवत्ता की बात की जाए तो काफ़ी पिछड़ा माना जाता है, वहां पर एक 75 साल का व्यक्ति अलग जगा रहा है शिक्षा का, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कोचिंग इंस्टीट्यूट पैसे खाते हैं, लेकिन सर सिर्फ और सिर्फ इसी मकसद से लगे हुए हैं कि उनको किसी भी हाल में एक होलिस्टिक अप्रोच लेते हुए बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, और जो इंग्लिश का डर था उसको भी बच्चों के जहन से कहीं ना कहीं मिटाना है, और वो भी बिना पैसा लिए। हम उम्मीद करते हैं सिटी वन चैनल के माध्यम से कि सर दीर्घायु हों और ऐसे कई खेप निकालें जिससे हमारे पूरे के पूरे गोरखपुर का नाम रोशन हो। अपने साथ सहयोगी रुपेश कुमार के साथ सिटी वन के लिए सुनय पांडे। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। 50,000 की गोल्ड ज्वेलरी की खरीद पर 10,000 की चांदी की पायलें या डायमंड ज्वेलरी मुफ्त। सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त छूट। मर्तिया ज्वेल्स, प्रथम तल, जलकल बिल्डिंग, गोलघर, टाउन हॉल चौक, गोरखपुर। संगम है स्टाइल का स्टेटस और फैशनेबल लाइफस्टाइल का। पूर्वांचल की 60 वर्षों पुरानी विश्वसनीय प्रतिष्ठान, जिनके साथ है 20 लाख से भी अधिक ग्राहकों का भरोसा, जहां आप पाते हैं रोज नया स्टॉक, रोज नई वैरायटी के कपड़े एवं सभी ब्रांडेड सूटिंग और शर्टिंग MRP से भी कम, यानी होलसेल रेट पर। जी हां, आपकी संतुष्टि ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। संगम साड़ी सेंटर, बचत आपकी, गारंटी हमारी। संगम है स्टाइल का। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद दिन भर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
शिवपाल सिंह यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी के लोगों ने देश की मुख्य समस्याओं को लेकर पूरे प्रदेश भर में इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, जिसका असर गोरखपुर महानगर में भी देखने को मिला। पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि देश कर्ज में डूबा हुआ है, जिसका प्रभाव आम इंसान पर भी दिखाई दे रहा है। आए दिन कर्ज के बोझ तले आत्महत्याएं हो रही हैं और इसी के वजह से उनका यह धरना प्रदर्शन जारी है। शिवपाल यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिवपाल यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज की तारीख में जनता बहुत परेशान है। देश के ऊपर कर्ज बढ़ चुका है, कर्ज से कराहते लोग आत्महत्या कर रहे हैं। उसके विरुद्ध पूरे प्रदेश में व्यापक धरना प्रदर्शन हो रहा है। आज यहाँ पर महानगर और जिला इकाई ने धरना दिया है। आदरणीय जयप्रकाश जी के नेतृत्व में, हम लोग की अगुवाई में यह कारवां चल चुका है। पुरानी पेंशन की मांग अब जोर पर आ गई है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कर्मचारियों ने अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए पीडब्ल्यूडी ऑफिस के बाहर वृहद धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने अपनी पुरानी पेंशन मांग को दोहराया, जिसकी बहाली के लिए वो लगातार 2005 से ही संघर्ष कर रहे हैं। इस बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के मंडल अध्यक्ष अमरनाथ यादव ने कहा कि सरकार इस मामले में अभी तक कोई कदम नहीं उठा रही है और अगर ऐसा आगे भी जारी रहा तो आंदोलन तेज होगा। पेंशन, राज्य कर्मचारी और शिक्षक को पेंशन दे, यह हड़ताल तब तक चलेगा जब तक सरकार हमारी पेंशन बहाल नहीं कर देती है। और सरकार, ये संगठन मांग करता है कि अगर सरकार के सारे कार्यकर्ता यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के तमाम आईएएस भी पेंशन पाते हैं और राजनेता पेंशन ले रहे हैं, यहाँ तक कि प्रमुख तक का पेंशन लेता है, और राज्य कर्मचारी 40 साल से जो काम कर रहा है उसको पेंशन न दे करके सरकार हमारे पीठ पर कुठाराघात कर रही है। इसलिए हम विरोध कर रहे हैं और चेतावनी के साथ कहते हैं कि अगर पेंशन हमारा वापस नहीं दिया जाता है तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। भारत सरकार के मिशन खूब खेलो खूब पढ़ो के अंतर्गत खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से एथलेटिक्स की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ में अन्य खेलों पर भी इस मिशन के तहत खिलाड़ी अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए उप क्रीड़ा अधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि यह मिशन खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए चलाया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश सरकार का एक स्कीम है, खूब खेलो खूब बढ़ो के अंतर्गत आज जनपदीय स्तर की वॉलीबॉल और एथलेटिक्स की प्रतियोगिता आयोजित कराई गई है, जिसमें वॉलीबॉल में 6 टीमें भाग ले रही हैं और एथलेटिक्स में 70 खिलाड़ी और पुरुष खिलाड़ी, जूनियर बालक और 20 लड़कियां भाग ले रही हैं। तो दिन भर के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले अंक का कीजिए इंतजार और हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए सिटी वन चैनल। साईं प्रणाम।